अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देहरादून से कोई 10 मील दूर बड़कोट नाम के गांव के एक मशहूर ठेकेदार आदम मलिक ने नवाब इफ्तिखार अली को ख़त के ज़रिए ये खबर दी कि जंगल की कटाई के दौरान आदमखोर शेर एक मज़दूर को उठाकर ले गया है, जिसकी वजह से मजदूर कटाई का काम छोड़कर भाग गए हैं। अगर फौरन शेर को मारा ना गया तो मैं वक्त रहते कटाई का काम पूरा नहीं कर सकूंगा और मेरी डिपॉजिट की रकम जब्त हो जाएगी। जिस तरह भी हो सके आप जल्दी आइए। मैं आपके ठहरने का इंतज़ाम देहरादून में फॉरेस्ट डिवीज़न ऑफिस में कर दूंगा। आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। नवाब साहब क्योंकि आदम मलिक को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि तुम फ़ौरन देहरादून पहुंच जाओ। मैं दिल्ली में 2 दिन ठहरने के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। मैं दूसरे ही दिन देहरादून के लिए ट्रेन में रवाना हो गया। मेरी रवानगी की खबर टेलीग्राम के ज़रिए आदम मलिक को दे दी गई थी, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये थी कि आदम मलिक ने मुझे इससे पहले कभी नहीं देखा था और न ही मैं उन्हें पहचानता था। मैं जब देहरादून के स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो अचानक एक बेहद लंबा चौड़ा आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं मेरी तरफ बढ़ा और बगैर कुछ कहे सुने मेरा सामान उठाने लगा। मैंने चौंक कर उस आदमी से कहा, सर, सामान उठाने से पहले अपना परिचय तो करा दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलतफहमी की वजह से मेरा सामान उठा रहे हों। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा नाम आदम मलिक है और आप डॉक्टर सैयद नवाब अली हैं। बोलिए सर, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मैंने उन्हें ताज्जुब से देखते हुए कहा, आपने जो कुछ कहा वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइए कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आदम मलिक बड़े ज़ोर से हंसकर कहने लगे, ये भी कोई मुश्किल बात थी? भाई साहब, आपके हाथ में राइफल है और इससे ज़्यादा पहचान होने का क्या ज़रिया हो सकता था? अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर इत्तेफाक से इस ट्रेन से एक साथ 2 शिकारी उतरते तो मेरे लिए ज़रूर मुश्किल पैदा हो जाती। मैं आदम मलिक से अपनी इस पहली मुलाकात ही में उनकी समझदारी का कायल हो गया। इसके बाद हम उनकी जीप में बैठकर बरकोट के लिए रवाना हो गए। बरकोट की छोटी सी आबादी छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच आबाद है। मुश्किल से 200 पक्के और कच्चे मकान हैं जिनमें गरीब लोग आबाद हैं। चारों तरफ छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई हैं। बीच में हरे भरे खेत और पहाड़ियों के चारों तरफ चीड़ और साल के आसमान से बातें करते पेड़ों का घना जंगल है। आदम मलिक की ज़बानी शेर की पूरी घटना सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि शेर पहले से आदमखोर नहीं था, बल्कि उसने घबराकर हमला किया था, क्योंकि शेर को देखकर मज़दूरों ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया था। आदम मलिक ने यह भी बताया कि जिस मजदूर को शेर उठाकर ले गया है, उस बेवकूफ़ ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए शेर पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की थी, जिस पर शेर और गुस्सा हो गया और उसे मुंह में दबाकर जंगल में ले गया। ये सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद मैं आदम मलिक के एक नौकर को साथ लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिस तरफ शेर गया था। हम पहाड़ियों से गुजरकर घने जंगल में पहुंच गए, लेकिन हमें शेर की मौजूदगी के कहीं आसार दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए मुश्किल ये थी कि इस पूरे इलाके की ज़मीन ऐसी थी कि जिस पर शेर या किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं बन सकते थे। इसलिए हम शेर की तलाश में उसके जाने के सही दिशा का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे। ऊंचे नीचे रास्तों पर लगातार चलने की वजह से हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे। साथ में आने वाला शख्स मुझसे बार बार पूछ रहा था कि हम वापस कब चलेंगे। हम अब आबादी से 10 मील दूर आ चुके हैं। आखिर मैंने उसकी और अपनी हालत देखते हुए वापसी का इरादा कर लिया और आबादी की तरफ वापस रवाना हो गए। जब आबादी में पहुंचे तो आदम मलिक को बेहद परेशान पाया। वो हमें देखते ही कहने लगे,
सैयद साहब, आपको तो इस तरह जंगल में नहीं जाना चाहिए था। मैं तो ये समझा था कि आप कुछ दूर जाकर वापस आ जाएंगे। आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं सामने वाली पहाड़ी तक आपकी तलाश में गया था, लेकिन जब आप कहीं दिखाई नहीं दिए तो मैं परेशान होकर वापस आ गया और जब से आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, मलिक साहब, आप मेरे लिए परेशान ना हों। हम शिकारी लोग अपनी धुन में मगन रहते हैं और ख़तरों में घिरकर मैं एक ख़ास किस्म की कंडीशन महसूस करता हूँ। आदम मलिक मेरी ये बात सुनकर खामोश हो गए। दूसरे दिन जब मैंने उस शख्स से साथ चलने के लिए कहा जो मेरे साथ जा चुका था, तो उसने साफ कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपके साथ मारा मारा फिरूं। मैंने आदम मलिक के एक और नौकर रामदास को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रामदास बड़ा हंसमुख इंसान था। रास्ते भर मुझे चुटकुले सुना सुनाकर हंसाता रहा और हमें रास्ते की खराबियों का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। हम उस दिन पूर्वी हिस्से के बजाय जंगल के पश्चिमी हिस्से में दाखिल हुए थे। ये हिस्सा बेहद घना और खासा खतरनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं किसी खतरे की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहा। एक जगह मुझे शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं उन निशानों के सहारे अपने साथी के साथ आगे बढ़ता रहा। घने जंगल में कई ऐसी जगहें भी आईं जहां हमें बहुत ही घनी और कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे और मेरे साथी के जिस्म कांटों से जख्मी हो गए। लेकिन हम किसी तकलीफ की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। शेर के पंजों के निशान लगातार एक तरफ दूर तक चले गए थे। एक जगह मैंने देखा कि किसी भारी चीज के जमीन पर रगड़ के निशान हैं। मैंने उसे गौर से देखा और यकीन हो गया ये मजदूर की लाश का निशान है, लेकिन साथ ही ये ताज्जुब हो रहा था कि रास्ते भर कहीं खून के धब्बे नहीं दिखाई दिए। हम लोग और आगे बढ़ गए। मेरा साथी रामदास एक जगह रुककर कहने लगा, सैयद साहब, हम आबादी से 12-13 मील दूर आ चुके हैं। शाम भी होने वाली है। अगर हम अब भी वापस नहीं हुए तो वापसी में हमें रात के वक्त जंगल से गुजरना होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक बात है। मैंने उससे कहा कि रामदास, बस थोड़ी दूर और चलेंगे। मेरा दिल कहता है कि हम जल्द ही शेर के करीब पहुंच जाएंगे, कामयाबी भी पा लेंगे। इस वक्त शाम के 4 बजे थे और हम आबादी से 14 मील दूर थे कि अचानक चारों तरफ से काली घटा आ गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हमारे लिए दूर दूर तक पनाह लेने की कोई जगह नहीं थी। हमारे लिए दूर दूर तक पनाह के लिए कोई जगह नहीं थी। बारिश और तेज हवा के कारण हमारी वापसी भी पॉसिबल नहीं थी। मैंने घबराकर रामदास से कहा कि तुम क्योंकि इस जंगल को जानते हो, इसलिए ये बताओ कि आसपास बारिश से बचने के लिए कहीं पनाह मिल सकती है, क्योंकि बारिश का जोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ऐसी हालत में आबादी तक पहुंचना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। रामदास कहने लगा, सैयद साहब, आपसे मैंने पहले ही वापसी के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझे एक बेवकूफ़ देहाती समझकर मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। यहाँ से 2 मील के फासले पर एक पुराने किले का खंडहर है। जैसे भी हो सके वहाँ तक चले चलें। उस किले में बारिश से बचने के लिए बैठ जाएंगे और जब बारिश रुक जाएगी तो वापस चले जाएंगे। मैं ये सुनकर रामदास के पीछे पीछे चलने लगा। हवा इतनी तेज थी कि हमें एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हमारे जिस्मों से टकरा रही थीं, जिसकी वजह से हमारा चलना मुसीबत बनकर रह गया था। कैसे भी करके हम लोग किले तक पहुंचे। हजारों बरस ये पुराना किला क्या था, कहीं कहीं इसके सिर्फ आसार बाकी रह गए थे। 4 दीवारी गायब हो चुकी थी। 2 कमरे ऐसे थे कि जिनमें बैठकर बारिश से बचा जा सकता था, लेकिन उन कमरों के अंदर ऊंची ऊंची घास खड़ी थी और उनकी छतें आधी से ज़्यादा टूट चुकी थीं। हर तरफ एक वीरानी का आलम और चमगादड़ों और झींगरों का डेरा बना हुआ था।
रामदास ने एक जगह से जल्दी जल्दी घास उखाड़कर इतनी जगह बनाई जिस पर हम लोग बैठ गए। धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने और रामदास ने अपनी अपनी कमीज निचोड़कर दीवार पर फैला दी ताकि उनका पानी सूख जाए, और जिसकी वजह से हमारे लिए सर्दी सहना और भी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने रामदास से कहा कि अगर कहीं से सूखी लकड़ियां मिल जाएं तो आग जला करके खुद को सर्दी से बचाया जा सकता है। रामदास फौरन अपनी जगह से उठा और आसपास सूखी हुई लकड़ियां तलाश करने लगा, लेकिन बारिश के कारण उसे कहीं सूखी लकड़ियां नहीं मिली। वो उस तरफ से नाउम्मीद होकर कहने लगा, सैयद साहब, इस कमरे में तो एक भी लकड़ी सूखी नहीं है, सब बारिश से भीग चुकी हैं। मैं बराबर वाले कमरे में जाकर तलाश करता हूँ। वो मेरी टॉर्च लेकर दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दूसरे कमरे से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई खिड़की जलाने के लिए तोड़ रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं ये समझा कि रामदास को सांप या बिच्छू ने डस लिया है। ये सोचकर मैंने जल्दी से राइफल उठाई और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में खूब अंधेरे के कारण मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ मेरी टॉर्च जल रही थी जो जमीन पर एक तरफ पड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ा। अचानक मेरे पैरों को रामदास का जिस्म लगा, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि रामदास जमीन पर पड़ा हुआ है। मैंने एहतियात के साथ आगे बढ़कर टॉर्च जमीन से उठा ली और उसकी रोशनी में रामदास को देखा। वो बिल्कुल बेखबर आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ था। मैंने घबराकर उसके जिस्म को हाथ लगाकर देखा और ये महसूस करके कि उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैं शॉक्ड रह गया। मैंने घबराकर अपनी टॉर्च की रोशनी के जरिए रामदास के आसपास की जमीन का जायजा लिया, ताकि अगर सांप या बिच्छू हो तो उसे पहले हलाक कर दिया जाए और बाद में रामदास को दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की जाए। लेकिन वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। अभी मैं रामदास को वहां से उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक तरफ से फड़फड़ाहट जैसी आवाज आई। मैंने घबराकर उस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। उफ खुदाया, मेरे सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर मेरा पूरा जिस्म डर से कांपने लगा। मेरे सामने एक देव जैसा आदमी खड़ा था, जिसके सर के बाल उसकी कमर तक लटके हुए थे। लंबी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। लाल आंखें भयानक अंदाज में मुझे घूर रही थीं। देव जैसे जिस्म पर कपड़े नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ उसके कमर के नीचे एक पत्ता सा बंधा हुआ था। गले में पड़े हुए हार के मोती टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ अचानक मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं घबराकर जल्दी से जरा पीछे हटा, लेकिन फौरन ही मुझे एहसास हो गया कि मेरा एक पैर रामदास के पेट पर रखा गया है। मैं घबराकर जरा आगे बढ़ा। उस देव जैसी बला ने मुझे आगे बढ़ते देखा तो बड़े जोर से हंसते हुए अपने दोनों हाथ जरा और आगे बढ़ा दिए, जिन्हें देखकर मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। लेकिन इंसान अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करता है। मैं इसी उधेड़बुन में था। मैंने एक तरफ होकर उल्टे पैरों से पीछे हटना शुरू कर दिया। अचानक उस शख्स ने बड़े जोर से अपने सर को झटका दिया, जिससे उसके सर के बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो और भी ज्यादा भयानक दिखाई देने लगा। उसे देखकर मेरे हाथों से टॉर्च और राइफल छूटी जा रही थी, लेकिन क्योंकि मुझे ये एहसास था कि जान बचाने के लिए यही दो चीजें इस वक्त मेरे लिए आखिरी सहारा हैं, इसलिए जब भी ये दोनों चीजें हाथों से छूटकर गिरने लगती तो मैं अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर लेता। वो शख्स धीरे धीरे
जरा पीछे हटने लगा और फौरन ही तेज तेज कदम उठाकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। उस वक्त मेरे दिमाग में सोचने या कोई फैसला करने की बिल्कुल ताकत बाकी नहीं रही थी। इस हालत में कितना वक्त गुजरा मुझे इसकी भी खबर नहीं थी। दिल इस कदर जोर जोर से धड़क रहा था कि उसके धड़कने की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ सेकंड में ये देव जैसी बला रामदास की तरह मुझे भी हलाक कर देगी। मुझे मौत अपने सर पर मंडलाते हुए महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि मुझे आज मरना तो है, क्यों ना कुछ करके मरा जाए। यह ख्याल आते ही मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी राइफल को एक हाथ से उठाकर कंधे से लगाया और दूसरे हाथ से टॉर्च की रोशनी उस ड्रैकुला जैसी बला पर डाल दी और आंख झपकते ही 2 फायर कर दिए। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि फायर होते ही वो देव जैसी बला गायब हो गई और वहाँ धुएं की एक लकीर सी हवा में लहराती हुई दिखाई देने लगी, जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि जिस पर मैंने फायर किए हैं वो इंसान नहीं बल्कि किसी की आत्मा थी। इसके बाद मैंने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और वहां से रामदास को घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। रामदास का पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था, अलबत्ता वो रुक रुक कर सांस ले रहा था। उसकी गर्दन से खून रिस रहा था। मैंने अपनी कमीज फाड़कर उसकी गर्दन पर लपेट दी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से रामदास होश में आया और उसने मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली देकर ये यकीन दिलाया कि अब तुम्हारे लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मैंने उस देव जैसे आदमी को जिसने तुम पर हमला किया था मार दिया है। रामदास भर्राई हुई आवाज में कहने लगा, सैयद साहब, वो इंसान नहीं था जिसे आप मार सकते थे। वो तो हमारे गांव के बड़े मंदिर के पीछे जो जंगल है उसके पास रहने वाले रुस्तम की आत्मा थी जो भटकती फिरती है। सैयद साहब, शायद आपको उसका किस्सा नहीं मालूम। हुआ ये था कि रुस्तम बदचलन हो गया था। पहले पूरा गांव उसकी इज्जत किया करता था, लेकिन जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो भगवान उसकी अक्ल वापस ले लेते हैं। यही उस रुस्तम के साथ भी हुआ। अच्छा भला आदमी था, लोगों को गाने गाकर सुनाता, लोग उसको कदर की नज़र से देखते। लेकिन एक रात उस कमबख्त ने रात गए एक बेवा को पकड़ा और उसकी इज्जत लूट ली। बेवा रोती पीटती गांव के प्रधान के पास पहुंची और उसने सारा हाल कह सुनाया, लेकिन प्रधान को उसकी बात का यकीन नहीं आया। वो बेचारी रोती पीटती अपने घर वापस आ गई। उसके बेटे ने जब माँ की ज़बानी रुस्तम की करतूत को सुना तो उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने बड़ी खामोशी के साथ कुल्हाड़ी से रुस्तम पर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और घर वापस आ गया। सुबह होते ही पूरे गांव में तहलका मच गया। प्रधान को क्योंकि बेवा के बारे में पता था, इसलिए उसने पुलिस को कातिल का नाम बता दिया। बेवा के लड़के ओम प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। इस घटना के बाद से रुस्तम की आत्मा भटकती फिरती है। मैंने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। रुस्तम की आत्मा सिर्फ हमारे गांव के लोगों की दुश्मन है। इस घटना से पहले भी एक शख्स को जंगल में उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मुझे तो आपने मरने से बचा लिया। अगर मैं अकेला होता तो वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ती। मैं उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गया। बातों ही बातों में सुबह हो गई और मैं वहाँ से रामदास को साथ लेकर खुदा का शुक्र अदा करता हुआ आबादी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर रामदास मुझे रुस्तम की आत्मा की घटनाएं सुनाता रहा और जब हम आबादी में पहुँचे तो वहाँ नवाब इफ्तिखार अली खान और आदम मलिक को बेहद परेशान पाया। आदम मलिक ने बताया, नवाब साहब आपके जाते ही यहाँ आ गए थे और आपके वापस न आने की वजह से सारी रात टहल कर गुजारी है। मैं और नवाब साहब बहुत परेशान थे, न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे,
लेकिन जब मैंने गुजरी हुई घटनाओं की डिटेल बताई तो आदम मलिक और नवाब साहब किसी भी तरह यकीन करने पर तैयार ही नहीं थे। मैंने रामदास के गर्दन के जख्म दिखाए तो वो यकीन करने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मैंने नवाब साहब को शेर के बारे में डिटेल से बताया और दूसरे दिन शेर की तलाश में जाने का प्रोग्राम बना लिया गया। सुबह सवेरे नवाब इफ्तिखार अली खान, मैं और आदम मलिक उस तरफ रवाना हो गए जिस तरफ शेर गया था और मैंने उसके पंजों के निशान देखे थे। जंगल में दाखिल होते ही आदम मलिक डर गए और घबराकर कहने लगे, अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग कितने निडर और बहादुर हैं कि इस कदर भयानक जंगल में कितने आज़ादी और सुकून के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी तो जंगल के इस भयानक माहौल से ही जान निकली जा रही है। मैंने कहा, आदम मलिक साहब, ठेकेदारी करने और जानवरों का शिकार खेलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तो सिर्फ जंगल के भयानक होने से परेशान और डर गए हैं। हम लोग अपनी जान खतरे में डालकर एक ख़ास किस्म की लज्जत महसूस करते हैं। आप अगर हमारे साथ नहीं आते तो बेहतर था। बहरहाल अब तो वापसी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप अकेले वापस नहीं जा सकेंगे। आप इत्मीनान रखिए, ख़तरे की कोई बात नहीं है। अगर कोई ख़तरा होगा भी तो हम आप पर आँच भी नहीं आने देंगे। नवाब साहब हंसकर बोले, अली, आदम मलिक बहुत बहादुर आदमी हैं। उन्हें काहे को तसल्ली दे रहे हो? इन्होंने तो बड़े बड़े ख़तरनाक जंगल कटवाए हैं। भला ये किसी ख़तरनाक बात से काहे को डरेंगे? मैं नवाब साहब की ये बात सुनकर समझ गया कि आदम मलिक को दूसरे अंदाज से तसल्ली दे रहे हैं। हम कोई 3 मील जंगल के अंदर गए थे कि अचानक एक तरफ से पड़वे के बोलने की आवाज़ आई, जिसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो अपने साथियों को किसी खतरे से सतर्क कर रहा है। हम फौरन उस तरफ मुड़ गए। कोई 50 कदम चले होंगे कि अचानक एक झाड़ी से शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। नवाब साहब ने अपने ख़ास इशारे के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दी कि फ़ौरन जिस तरह भी पॉसिबल हो किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। मैंने आदम मलिक का हाथ पकड़ा जो बर्फ़ की तरह ठंडा था और एक जंगली पेड़ पर चढ़ गया। आदम मलिक शेर की गुर्राहट सुनकर बुरी तरह डर चुके थे। मैंने उन्हें सहारा देकर ज़बरदस्ती पेड़ पर चढ़ा दिया। इसी बीच नवाब साहब भी एक पेड़ पर चढ़ चुके थे। जिस झाड़ी में शेर बैठा था वो मुझसे कुछ ज़्यादा दूर थी। क्योंकि आदम मलिक की वजह से मैंने घबराहट में ये सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसे पेड़ पर चढ़ना चाहिए जो झाड़ी के बिल्कुल सामने हो। मेरे और झाड़ी के बीच एक बहुत मोटे पेड़ का तना आड़े आ रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान था। मेरा नीचे उतरकर अपनी जगह बदलना खतरे से खाली नहीं था। मजबूरन मुझे वहीं बैठना पड़ा। आदम मलिक बुरी तरह कांप रहे थे और मैं उन्हें सहारा देकर संभाले हुए शेर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। झाड़ी इतनी घनी थी कि उसके अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए नवाब साहब को भी शेर के बाहर निकलने का इंतज़ार करना पड़ रहा था। कुछ देर खामोशी रही। इसके बाद शेर एक बार अपने ख़ास अंदाज में ऐसे बोला जैसे वो किसी ख़तरे को महसूस करके बोलता है, जिसे सुनकर हमें ये यकीन हो गया कि शेर ने हम लोगों को पेड़ों पर चढ़ते हुए देख लिया है। साथ ये भी यकीन हो गया कि शेर अब आसानी के साथ बाहर नहीं निकलेगा। नवाब साहब ने पेड़ की एक मोटी डाल तोड़कर झाड़ी पर फेंकी। डाल जैसे ही झाड़ी पर गिरी, शेर ने धीरे धीरे अपना मुंह झाड़ी से बाहर निकाला। अचानक नवाब साहब की राइफल से फायर हुआ और शेर पूरी ताकत से उछलकर झाड़ी से बाहर आ गिरा। वो उठकर हमले की तैयारी कर रहा था। मेरे लिए ये बेहतरीन मौका था। मैंने उसके जिस्म के बाएं हिस्से का निशाना लेकर फायर कर दिया। शेर गुस्से में नाचकर खड़ा हो गया। इसी बीच नवाब साहब के दूसरे फायर ने शेर के सर को उड़ा दिया, लेकिन शेर इस कदर जानदार था कि खोपड़ी उड़ जाने के बावजूद उसने गुस्से में आकर अपना ही बायां पंजा चबा लिया और इसके बाद निढाल होकर मर गया। शेर के हलाक होने के बाद अचानक मेरी नज़र आदम मलिक पर पड़ी। आदम मलिक बेहोश होकर पेड़ की एक मोटी डाल के सहारे नीचे गिरने से रुके हुए थे। मैंने पूरी एहतियात के साथ
ज़रा आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया और होश में लाने की कोशिश करने लगा। आदम मलिक ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुझे देखते ही डरे अंदाज में बोले, सैयद साहब, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और आप मुझे क्यों पकड़े हुए हैं? मैंने उन्हें तसल्ली देकर बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा और नवाब साहब ने जब उनकी हालत देखी तो वो बड़े ज़ोर से हंसकर कहने लगे, आदम मलिक, उस तरफ देखो, शेर मरा पड़ा है। आदम मलिक ने शेर पर एक नज़र डाली और अचानक अपना हाथ ऊपर उठाकर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करने लगे कि हम तीनों की जान बच गई और शेर को हलाक कर दिया गया। इसके बाद हम तीनों शेर को छोड़कर आबादी में आ गए और वहाँ से कुछ लोगों के ज़रिए शेर को उठवा लिया गया। आदम मलिक को क्योंकि आबादी में पहुँचते ही तेज़ बुखार आ गया था, इसलिए हमें 2-3 दिन उनके यहाँ ठहरना पड़ा। तीसरे दिन हम शेर की खाल साथ लेकर मालेर के लिए रवाना हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।